हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 वर्क, पावर एंड एनर्जी चल रहा था और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कोलिजन के बारे में। मैंने बताया था कि अगर कहीं पर दो बॉडीज़ फिज़िकली स्ट्राइक करती है अगेंस्ट ईच अदर, या अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के मोशन के पाथ को इन्फ्लुएंस करती है तो इसको हम लोग कोलिजन कहते हैं। जो कोलिजन बताए थे मैंने, दो टाइप बताए थे, एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन। ये बताया था मैंने आप लोगों को कि जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन में एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और दूसरी बात ये कि टोटल काइनेटिक एनर्जी वो भी कंजर्व रहती है। लेकिन जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं उसमें जो लीनियर मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड इसमें हो सकता है, स्पार्क की फॉर्म में हो सकता है लॉस। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। समझिए, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही टॉपिक है। इसमें देखिए, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। आप ये देखेंगे कि अगर ये एक सरफेस है, अभी हम लोग फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात कर रहे हैं। इस सरफेस पर एक बॉडी ये है और एक बॉडी सपोज ये है। एक बॉडी सपोज A है, एक बॉडी है B। इस बॉडी का मास m1, इस बॉडी का मास m2। इसकी स्पीड u1 वेक्टर और इसकी स्पीड u2 वेक्टर। ये अगर ऐसा है कि ये तेज चल रही है और ये स्लो चल रही है, तो फिर ये पीछे बॉडी जो है ये जाकर टकरा जाएगी इससे, और जब टकरा जाएगी तो फिर इनकी वेलोसिटीज़ में आपस में चेंज होगा। किस तरह से होगा देखिए। उसके बाद जो होगा वो ये होगा कि जब ये बॉडी और ये बॉडी इनमें कोलिजन होगा, ये बॉडी A और बॉडी B जिनके मास m1 और m2 हैं, जब ये कोलाइड करेंगी तो ये एक मोमेंट के लिए दोनों स्टेशनरी हो जाएंगी, और जब स्टेशनरी हो जाएंगी तो जो बॉडी A है ये बॉडी B पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी FBA वेक्टर, और ये बॉडी इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ये इस पर एक्सर्ट करेगी FAB। लेकिन दोनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, और उसकी वजह से यहाँ पर जो मोमेंटम है उसका ट्रांसफ़र होगा, और उस ट्रांसफ़र की वजह से फिर ये होगा कि जो ये दोनों बॉडीज़ हैं जब कोलिजन के बाद अलग होंगी तो जो इनकी स्पीड होंगी वो कुछ अलग हो चुकी होंगी। ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो अब जो फाइनल स्पीड इनकी होंगी, इसकी स्पीड होगी फाइनल स्पीड v1 वेक्टर और इसकी होगी v2 वेक्टर। ये कोलिजन के बाद की बात है। हम लोग बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन के बारे में। ये ख़ास बात है कि हम लोग बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इसमें स्टेप 1 में आपने देखा, ये स्टेप फर्स्ट था इसका। इसके बाद जो आता है ये स्टेप सेकंड है, और इसके बाद जो आता है ये स्टेप थर्ड है। स्टेप फर्स्ट में दो बॉडीज़ देख रहे हैं आप लोग। मैंने वन डायमेंशन की बात की है
दोनों का मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने माना है, डिफरेंट स्पीड है, लेकिन कोलिजन तभी हो सकता है जब पीछे वाली बॉडी की स्पीड ज़्यादा हो आगे वाली बॉडी की स्पीड से। अगर ये तेज़ चलेगी स्लो चलेगी तो कभी कोलिजन होगा ही नहीं। तो इसलिए u1 की वैल्यू u2 से ज़्यादा होगी तो ये बॉडी से टकरा जाएगी। जब टकरा जाएगी तो एक मोमेंट के लिए जितना फोर्स ये इस पर लगाएगी उतनी फोर्स इस पर लगाएगी, और जब वो अलग होंगी तो उनकी फाइनल वेलोसिटीज़ v1 और v2 हो चुकी होंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि जो ये कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन है, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और दूसरा जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम जो P होता है ये कंजर्व रहता है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी के ये कंजर्व रहती है। ये दोनों बातों को लेकर आप लोग चलेंगे। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं इनकी वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं। तो आप निकाल सकते हैं। देखें, आप लोग लिखेंगे फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ से चलेंगे। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो P ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इनिशियल में क्या आता है, इनिशियली जो मोमेंटम है इसमें भी और इसमें भी है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी A, इसलिए P की जगह लिखते हैं m इंटू वी। तो यहाँ पर वेलोसिटी u है तो हो जाएगा m1 u1 वेक्टर प्लस इसका है m2 u2 वेक्टर। फाइनल देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे तो m1 v1 वेक्टर और प्लस m2 v2 वेक्टर। अब जो भी u1 u2 v1 v2 हैं वो सेम डायरेक्शन में है। ऑल द वेलोसिटीज़ आर अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, तो आप लिखेंगे सिंस वेक्टर u1 वेक्टर u2 वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2 आर इन द सेम डायरेक्शन। इसलिए आप लोग खाली इसके मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप लोग ये काम कीजिए कि जो m1 वाला टर्म एक तरफ ले आइए और m2 वाला टर्म एक तरफ ले जाइए। तो आप लिखेंगे m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। यहाँ से m1 कॉमन ले लीजिए तो u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2, यहाँ से v2 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 1। आप देख रहे हैं कि इस केस में जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व था, तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल गई है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो आप लेंगे फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। आप लिखेंगे कि फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये दोनों इक्वल होंगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। क्योंकि मैंने इनिशियल लिया था पहले, फिर लिया फाइनल, तो यहाँ पर भी इसी सीक्वेंस में ले रहा हूँ।
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप देखिए, एसी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो एसी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1u1² और प्लस हाफ m2u2²। तो आप लिखेंगे कि एसी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1u1² प्लस हाफ m2u2²। ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज़ की, इस सिस्टम की। और अब इस सिस्टम की दोनों बॉडीज़ हैं, इनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी का समेशन, तो आप देखेंगे इसकी होगी हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2²। हाफ कॉमन लेके हटा देंगे तो हो जाएगा m1u1² प्लस m2u2² इज इक्वल टू m1v1² प्लस m2v2²। अब m1 वाला टर्म एक तरफ कर लीजिए और m2 वाला टर्म एक तरफ कर लीजिए, तो हो जाएगा कि m1u1² माइनस m1v1² इज इक्वल टू m2v2² माइनस m2u2²। ये हो जाएगा, यहाँ से m1 कॉमन लेंगे तो u1² माइनस v1² इज इक्वल टू m2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो v2² माइनस u2²। a² माइनस b² फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो लिखेंगे कि m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 विद इन ब्रैकेट v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। ये इक्वेशन नंबर 2 ये आ जाएगी। अब हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे कि डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 वी गेट। तो पहले इक्वेशन 2 लिख लीजिए कि m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। और अब डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे 1 से तो m1 u1 माइनस v1 और यहाँ पर m2 v2 माइनस u2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि m1 से m1 कैंसिल और u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल। ओके, तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि भाई जो बचेगा वो बचेगा कि u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। u1 ज़्यादा u2 कम था, तो अब आप लोग u1 u2 की तरफ लाएंगे तो लिखेंगे u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 ज़्यादा था v1 कम था तो v2 माइनस v1। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे सामने आती है। इक्वेशन ए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। आप देखिए कि कोलिजन से पहले जो u1 माइनस u2 है ये क्या है। अगर इसको स्टेशनरी मान लें तो जिस स्पीड से जो बॉल ए बॉल बी की तरफ आ रही है तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, और अगर हम लिखेंगे देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा ये कम, अगर इसको हम लोग रेस्ट पर मान लें तो इसकी स्पीड जो होगी वो v2 माइनस v1। तो इसका मतलब कि जब कोलिजन हो गया उसके बाद जिस रिलेटिव स्पीड से ये इससे दूर जा रही है, ये दोनों जो स्पीड हैं रिलेटिव स्पीड जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल निकल के आ रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन एन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन relative speed of approach before collision is equal to relative speed of separation after collision। ये बात यहाँ पर
निकल के आती है, कभी प्रूव करने को आएगा तो आप प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन एन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन relative speed of approach before collision is equal to the relative speed of separation after collision। तो अगर ये प्रूव करने को आता है तो ये आप प्रूव कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इन एन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। अगर ये प्रूव करने को आता है तो आप प्रूव कर सकते हैं। अब हमारा एम जो है वो है कि हम लोग फाइनल जो वेलोसिटीज़ हैं ये v1 और v2 ये आप निकाल लें। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए कि अगर आपको v1 निकालना है तो आपको v2 को एलिमिनेट करना होगा। तो हम लोग क्या करें, v2 की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से निकालें v2 की वैल्यू और पुट कर दो आप लोग इसमें, तो आपको v1 मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ से v2 की वैल्यू पुट कर दी इसमें तो आपको v1 मिल जाएगा। आप लेंगे फ्रॉम ए, फ्रॉम ए, तो यहाँ से v2 आएगा, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 और प्लस v1, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, यहाँ पर पुट कर दीजिए तो हो जाएगा m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 विद इन ब्रैकेट v2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो u1 माइनस u2 प्लस v1 ये है और माइनस u2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आप ओपन करेंगे तो m1 u1 माइनस m1 v1, यहाँ पर m2 विद इन ब्रैकेट ये होगा u1 माइनस 2u2 और प्लस v1, तो m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 माइनस 2 m2 u2 प्लस m2 v1। अब आपको v1 निकालना है, तो जो v1 वाली टर्म है इसको आप एक तरफ ले जाइए और बाकी जो u1 और u2 वाली टर्म है उनको आप एक तरफ ले आइए। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये u1 है और यहाँ पर ये u1 है, तो यहाँ से आप u1 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा ये m1 u1 और ये m2 u1, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, और u1 आप कॉमन निकाल लेंगे तो मिलेगा आप लोगों को कि m1 माइनस m2 इंटू u1, इसको आप इस तरफ ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2 m2 u2 इक्वल्स टू, अब देखो आप इसको धर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें से v1 आप कॉमन निकाल लोगे तो m1 प्लस m2 इंटू v1। तो आपको फाइनल स्पीड निकालनी है v1, तो यहाँ से v1 निकाल सकते हो आप लोग। तो आप लिखोगे यहाँ से कि v1 इज इक्वल टू, इसको इसके नीचे लेके आओगे, इसके नीचे लेके आओगे तो हो जाएगा m1 माइनस m2
अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u1 और प्लस ट्वाइस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। तो आप देखिए कि ये आप लोगों को फाइनल वेलोसिटी मिल रही है आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की, बॉडी ए की, ये मिला। इक्वेशन नंबर बी मान लेता हूँ, ये आ गया। ऐसे ही अगर हम लोगों को ये जो वेलोसिटी v2 है अगर ये चाहिए तो आप लोग इसी इक्वेशन से v1 की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे यहाँ पर, तो वो v1 एलिमिनेट हो जाएगा और v2 निकल के आ जाएगा। तो आप लिखेंगे अगेन फ्रॉम a अगेन फ्रॉम a, तो यहाँ से आप लिखेंगे v1 कितना होगा, v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1 माइनस u2, ये हो जाएगा। ठीक है ना। इसको देखेंगे तो होगा v2 माइनस u1 प्लस u2। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1। जब पुट करेंगे तो हो जाएगा m1 u1 माइनस ये वैल्यू v1 की, तो v2 माइनस u1 प्लस u2 इज इक्वल टू m2 विद इन ब्रैकेट v2 माइनस u2, ये हो जाएगा। ओके। अब आप देख रहे हैं कि ये माइनस माइनस प्लस u1 ये और u1 ये, तो ट्वाइस u1 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे m1 विद इन ब्रैकेट ट्वाइस u1 माइनस v2 माइनस u2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ओपन करेंगे तो ट्वाइस m1 u1 माइनस m1 v2 माइनस m1 u2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब आपको निकालना है v2, तो v2 वाला टर्म कौन सा है, देखो एक ये है और एक ये है, इसको आप इस तरफ ले जाओगे और बाकी जो u1 u2 वाला टर्म है आप इसको इस तरफ ले आओगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि u1 का तो खाली यही टर्म है, तो हो जाएगा ट्वाइस m1 u1, ये हो जाएगा। फिर आप u2 वाले टर्म को इस तरफ लेके आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है। u2 आप जब कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 मल्टीप्लाइड बाई कितना u2 इज इक्वल टू, आप इसको इस तरफ ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v2। तो यहाँ से आप v2 निकाल लीजिए, तो यहाँ से आप v2 निकालेंगे तो v2 इज इक्वल टू, अब जो ये m1 प्लस m2 ये इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, तो आप लिखेंगे ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u2। तो ये कोलिजन के बाद जो ये बॉडी B थी इसकी फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी।
सपोज ये क्वेश्चन नंबर सी आती है। अब आप देखिए, इसके हम लेंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस पहला कौन सा लेंगे? पहला स्पेशल केस ये लेंगे कि अगर भाई दोनों जो बॉडीज़ हैं अगर ये इक्वल मासेस की होती तब क्या होगा। अगर हम ये कहें कि इफ़ m1 इज इक्वल टू m2, दोनों बॉडी सेम मास की, मान लीजिए दोनों जो बॉडीज़ हैं उनके मास स्मॉल m है, तो स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस 1 आप लिखेंगे कि इफ़ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ये मान लिया। तो आप देखेंगे जब हम लोग यहाँ से m पुट करेंगे दोनों को, m1 m2 की वैल्यूज़ को, तो क्या निकल के आएगा। आप लिखेंगे फ्रॉम b एंड c, फ्रॉम b, पहले b इनपुट करते हैं। देखिए ज़्यादा सॉल्व क्या करना पड़ेगा, कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जब ये भी m और ये भी m तो m माइनस m 0 और अपॉन 2m तो ये 0 हो गया टर्म, और ये 2m और m प्लस m 2m तो 2m से 2m कैंसिल, तो v1 इज इक्वल टू कितना आएगा v2। तो आपको मिलेगा कि v1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू u2, v1 इज इक्वल टू u2, ये मिलेगी बात। और फ्रॉम C से आप देखेंगे तो जो V2 है, V2 ये कितना हो जाएगा। देखो ये 2m और ये भी m प्लस m 2m तो 2m से 2m कैंसिल, तो V2 इज इक्वल टू, ये तो बचा u1 और यहाँ m से m कैंसिल, तो ये टर्म हो गया 0, 0 अपॉन ट्वाइस m तो ये 0 हो गया। तो क्या बचा V2 इज इक्वल टू u1, तो V2 इज इक्वल टू u1। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से देखकर कि क्या हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि अगर ये और ये सेम मास की बॉडीज़ थी तो जो इसकी वेलोसिटी है v1 वो इसकी वेलोसिटी इक्वल हो गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल हो गई, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो इसकी वेलोसिटी इक्वल हो गई। तो जो दोनों बॉडीज़ हैं इन्होंने एक दूसरी की जो वेलोसिटी थी, अपनी अपनी जो वेलोसिटीज़ थी उनको एक्सचेंज कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इन ए वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन of two bodies of equal masses, the bodies merely exchange their velocities after the collision। तो यहाँ पर जो velocities हैं वो exchange हो गई हैं, ये आप मेंशन कर देंगे। आप लिखेंगे that is in a one dimensional elastic collision of two bodies of equal masses, the bodies exchange their velocities after collision। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है कि दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगी। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से हो जाएंगी। अब आप देखिए स्पेशल केस दूसरा इसका ये है कि अगर जो टारगेट बॉडी है, ये दिस इज कॉल्ड द टारगेट बॉडी, तो ये टारगेट बॉडी जो है अगर ये स्टेशनरी है तब क्या होगा। हमारी ये बॉडी रुकी हुई थी और ये टकराती है इससे अगर, तब क्या होगा। तो स्पेशल केस 2,
स्पेशल केस 2, if target body is stationary, if target body was stationary, क्या मतलब हुआ? दैट इज कि u2 0 पुट कर दीजिए, दैट इज u2 इज इक्वल टू 0। ये 0 था तो यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए और यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, तो आपके पास दो इक्वेशन मिल जाएंगी। तो पुटिंग u2 इक्वल टू 0 इन b एंड c, पुटिंग u2 इज इक्वल टू 0 in equations B and C we get, देखो खाली जब यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई ये ख़त्म हो जाएगा और ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक्त जो फाइनल वेलोसिटी जाएंगी v1 और v2 उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी ये आप समझिए। आप लिखेंगे कि उस केस में जो v1 होगा, v1 ये टर्म 0 हो जाएगा तो हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u1, ये निकल के आएगा। और ऐसे ही जो v2 आएगा उसमें ये आएगा ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u1। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आती हैं। इक्वेशन नंबर D एंड E, ये D और ये इक्वेशन नंबर E, ये दो इक्वेशन हमारे पास निकल के आती हैं। अब इसके भी तीन केस हो सकते हैं। एक केस में ये कि अगर दोनों जो बॉडीज़ थी ये सेम मास थी तब क्या होगा। दूसरा केस ये कि अगर ये बहुत हैवी बॉडी थी और ये बहुत लाइट बॉडी थी तब क्या होगा। और तीसरा केस वो कि अगर ये बहुत हैवी बॉडी थी और ये बहुत लाइट बॉडी थी, माने कि एक बार दोनों को इक्वल मास का लेना है, एक बार ये लाइट ये हैवी लेना है, एक बार ये हैवी और ये लाइट लेना है। तो तीन केस हमारे सामने और आ सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि उस केस में क्या होगा। आप देखिए पहले केस फर्स्ट इसका कि अगर दोनों बॉडी सेम मास की हैं तब क्या होगा। इफ़ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, अगर सेम मास की हैं तब क्या होगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन D एंड E, तो फ्रॉम D जब D में आप लोग m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m पुट करें तो ये m से m कैंसिल और ये 2m 0/2m तो 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0, तो v1 कितना हो जाएगा 0, ये आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि अगर ये 2 इंटू एम अपॉन m प्लस m इंटू m तो इससे कैंसिल, तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा u1। तो यहाँ पर भी आप देखिए ऐसे ही हुआ कि जो वेलोसिटीज़ थी उनका एक्सचेंज यहाँ पर भी हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बॉडी और ये बॉडी सेम मास की थी, ये रुकी हुई थी, ये बॉडी आती है, ये टकराती है इससे आकर, तो ये तो रुक जाएगी टकराने के बाद और ये इसकी वेलोसिटी चलने लगेगी। क्यों? क्योंकि इसका टोटल मोमेंटम ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर। सिंपल सी बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। और आपने देखा होगा कि ऐसा होता है, जो ग्लास बॉल्स होती हैं, बच्चे कंचे खेलते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि हाँ ऐसा होता है। अगर एक कंचे एक ग्लास बॉल यहाँ रखी है, दूसरी ग्लास बॉल टकराती है इससे आकर, तो पीछे वाली ग्लास बॉल रुक जाती है और ये वाली ग्लास बॉल उसकी स्पीड से आगे चलने लगती है। ये होता है। जो लूडो की गोटियाँ होती हैं वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट कुछ कुछ लगता है।
तो आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। उसके बाद देखिए इसका दूसरा केस, केस सेकंड, कि इफ़ ये बॉडी बहुत हैवी है, M2 इज़ मच ग्रेटर देन M1, ये बॉडी बहुत हैवी है, ये बॉडी बहुत लाइट है, तब क्या होगा? तो फ्रॉम D एंड E, तो आप देखिए फ्रॉम E, तो फ्रॉम E था, तो फ्रॉम D, जब आप D से देखेंगे यहाँ से, तो मैंने आपसे कहा M2 बहुत ज़्यादा है, तो M1 उसके मुकाबले ज़ीरो कर दिए, तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, M1 ज़ीरो और ये ज़ीरो, तो ज़ीरो ये ज़ीरो है, तो माइनस M2 अपॉन M2 और इंटू U1। तो आप देखिए कि यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो -1, तो -1 इंटू U1 मतलब कितना हो गया? -U1। तो आपको मिलेगा कि V1 इज इक्वल टू -U1, ये मिलेगा। और फ्रॉम E जब यहाँ से देखेंगे तो ट्वाइस M1 टेंड्स टू 0, तो ये 0, 0 प्लस M2, तो 0 अपॉन समथिंग, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, तो 0, तो जो V2 आएगा ये आएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर ये बॉडी बहुत हैवी थी, ये बॉडी एक लाइट बॉडी थी, ये आगे टकराती है इससे, तो ये रिबाउंड हो जाएगी उसी स्पीड से इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये स्टेशनरी रहेगी। अगर एक बहुत ही हैवी पत्थर रखा है कहीं पर और आपने उस पर एक बॉल मारी फेंक के, तो आप देखेंगे बॉल तो उसी स्पीड से वापस चली जाएगी और जो पत्थर है वो वहीं पड़ा रहेगा, वहीं रखा रहेगा। तो इस तरह से ये भी एक केस हो सकता है। जो लास्ट केस यहाँ पर है वो केस ये है कि अब ये लाइट बॉडी और ये बहुत ही हैवी बॉडी है, इसका थर्ड केस, केस थर्ड। केस थर्ड, तो आप लिखेंगे इफ़ M1 इज़ मच ग्रेटर देन M2। M1 जो बॉडी A है उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो फिर से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर M2 टेंड्स टू 0 है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम D। यहाँ पर जब हम लोग M2 को टेंड्स टू 0, तो ये M1 माइनस 0 अपॉन M1 माइनस 0 अपॉन M1 प्लस 0, तो M1 अपॉन M1 1 बचा और इंटू U1, तो V1 इज इक्वल टू U1, ये निकल के आता है। और फ्रॉम E यहाँ से आप देखेंगे कि M1 तो ज़्यादा और M2 टेंड्स टू 0, ट्वाइस M1 अपॉन M1, तो M1 से M1 कैंसिल, तो 2 इंटू U1, तो V2 इज इक्वल टू 2 इंटू U1। एग्ज़ाम्पल ये कि मान लीजिए कि एक बहुत ही हैवी ट्रक, लोडेड ट्रक आ रहा है बहुत फास्ट स्पीड से, और यहाँ पर एक खाली ड्रम पड़ा हुआ है, तो जब ये ट्रक टकराएगा अगर इस ड्रम से, तो ट्रक की स्पीड को फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जो ड्रम था, खाली ड्रम, ये ट्रक की डबल स्पीड से आगे उड़ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इस तरह के अगर कोई भी आर्टिकल आपको आता है ड्राइव करने के लिए, प्रूव करने के लिए, आप कर सकते हैं। जो कोई स्पेशल केस अगर आपको प्रूव करने को आता है तो आप कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है वहाँ पर दो बातों का बहुत ही ख्याल रखना होता है कि एक तो टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहती है। अगर इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप सॉल्व करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल को या किसी भी थ्योरी के क्वेश्चन को, तो आप लोग अपना आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन के बारे में, और इलास्टिक कोलिजन इन ए प्लेन और इन 2 डायमेंशन। तब तक के लिए बाय बाय।